नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, आतंजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, दिल्ली जी। चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे नए-नए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहाँ राहुल गांधी कुछ दूर दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव से, वहीं मोदी जी भी थोड़ा-सा किनारे हो गए हैं। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आप इसकी क्या वजह देख रहे हैं? और दूसरा, दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अभी तक तमाम सारे खबरें आ रही हैं, तमाम सारे प्रेडिक्शंस बताए जा रहे हैं, कहीं कोई आम आदमी पार्टी को भारी देख रहा है, कोई कांग्रेस को भारी देख रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को भारी देख रहा है। माहौल किस तरफ जाता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है? क्या माहौल है दिल्ली चुनाव का? देखिए, दिल्ली चुनाव को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी के लिए कांटे से कम नहीं है यह विधानसभा। 2013 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी सत्ता से दूर रह गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका फैक्टर जो है, आज की डेट में 30% दलित और मुस्लिम वोट है दिल्ली में। और यहां पर अब योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने आए हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन 2022 में हुए थे, तो ये कहा जा रहा था कि अमित शाह हस्तक्षेप करते हैं योगी एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग पर, उनके कैंडिडेट की सिलेक्शन पर। और लोकसभा इलेक्शन में जो 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, जिसमें 6 सीटें कांग्रेस को मिली, बाकी सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिली, तो उसमें अमित शाह का हस्तक्षेप, बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण, आपके अजय मिश्रा टैनी को संरक्षण, और बहुत सारे कैंडिडेट जैसे अयोध्या का कैंडिडेट और चीजों में। तो ये अब शायद आरएसएस की इंस्ट्रक्शन पर मोदी जी को कहा गया है कि योगी ही आरएसएस के प्रचारक रहेंगे इलेक्शन में। वही इस इलेक्शन में जो हिंदू वोट की कंसोलिडेशन है, दलित वोट की कंसोलिडेशन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय शासन है, उसकी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी फिर से हिंदू कंसोलिडेशन की पूरी कोशिश करेगी और वही उसका मकसद है। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो देखिए, आम आदमी पार्टी का 2020 में दिल्ली राइट के बाद बहुत सारा जो उनका एम फैक्टर है, जो मुस्लिम फैक्टर है, उसमें उनके वोट को चोट लगी है। अगर आप एमसीडी के इलेक्शन देख लें तो एमसीडी इलेक्शन में जो प्रमुख विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सीलमपुर है, मुस्तफाबाद है, ओखला है, जामिया है, इसमें 6 सीटें करीब बैठती हैं, जिसमें सीलमपुर में 50%, मतिया महल में 48%, ओखला में 43%, मुस्तफाबाद में 36%, बल्ली मारान में 38%, बाबरपुर में 35%। ये मुस्लिम समुदाय जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आपने इन सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद ईस्ट दिल्ली राइट्स हुए। ईस्ट दिल्ली राइट्स में कपिल, जो उनके जो आम आदमी पार्टी के टर्नकोट भारतीय जनता पार्टी में गए कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। और यही बात जो है आपके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कही। उस समय अरविंद केजरीवाल, जो कि प्रखर रूप से भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी अमित शाह को आड़े हाथों लेते हैं, दिल्ली ईस्ट राइट में वो बिल्कुल सामने नहीं आए। ताहिर हुसैन उनके काउंसलर के साथ क्या हुआ, उनके एमएलएस के साथ क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज है। पर अब क्योंकि योगी महाराज, योगी आदित्यनाथ दिल्ली के इलेक्शन में अब कैंपेन करने आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि पोलराइजेशन होगी। और हुँ, आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद अब ढाढ़स बन गया है कि जो उनका वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया था, ये 6 विधानसभाएं जो मैंने आपको परसेंटेज हुँ। वोट बताया, इसके अलावा 6 विधानसभाएं और हैं। करीब 12 विधानसभाएं ऐसी हैं। दिल्ली में अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो मुस्लिम मतदाता है, करीब 21 लाख मुस्लिम मतदाता है। और दिल्ली में 10 से 12 मुस्लिम बहुमूल इलाके भी हैं। इन 10 से 12 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही तय करता है कि चुनाव कौन जीतेगा। तो ये 12 सीटों पर मैंने आपको बताया, जैसे कि बाबरपुर, करावल नगर, ये अगर इन सीटों को छोड़ दें तो ये बीते सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, बाबरपुर, करावल नगर। और 6 सीटें जो थी वो आम आदमी पार्टी के हिस्से आई थी 2000 में। तो लेकिन अब ये बात है कि इन 6 सीटों के अलावा जो दिल्ली में 6 सीटें मुस्लिम वोटर की संख्या अच्छी है और निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है, तो वो सीटों में मैंने आपको बताया सीमापुरी, वहाँ 25% मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। गांधीनगर 22%, चांदनी चौक 20%, सदर बाजार 20%, विकासपुरी 20%, करावल नगर 20%। ये ऐसी विधानसभाएं सीटें हैं। और बवाना में आपने देखा कि देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो भी मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र माना जाता है। मतलब मुस्लिम 20% आबादी जो है वो तय करती है कि कौन जीतेगा। इसी वजह से जामिया नगर, जैसे मैंने आपको बताया, शाहदरा,
ये भी मुस्लिम समुदाय के प्रभाव को देखा जा सकता है इन सीटों पर। तो दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए विशेष रणनीतियां बना रहे थे। आम आदमी पार्टी कहीं इसमें पीछे नजर आ रही थी। दलित मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दलितों ने ये कहा कि हमारी बस्तियों में शराब की दुकानें खोलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और हम्म। मुस्लिम आबादी के लोग ये कहते हैं कि जब हम पर कहर टूटा, जब हमारे पे पेट्रोल बम जो बोतलों से बरसाए गए, हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई, हमारे लोगों को जेल में डाला गया, तिहाड़ में बंद किया, तो उस समय अरविंद केजरीवाल कहाँ खड़े थे? हाँ। तो अब योगी आदित्यनाथ के इलेक्शन में आने से आप कह सकते हैं कि कुछ मतदाता मुस्लिम दलित समुदाय के, जिनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन निकाल सकती है, इन 12 सीटों पे खासकर बात करूं तो कुछ 2-3 सीटों का फायदा आम आदमी पार्टी को अब होता दिख रहा है, जो कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी हार जाएगी। मुझे सर एक चीज बताएं, आपने जिक्र किया हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का। भारतीय हम्म। जनता पार्टी लगातार वादों की झड़ी लगा रही है, फ्रीबीज जिनको कहती थी उसी तरीके की रेवड़ियां वो बांट रही है। क्या उन रेवड़ियों, उन वादों पर भरोसा नहीं रह गया भारतीय जनता पार्टी को, जो ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ रही है? देखिए, अगर हम बात करें रेवड़ियों का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं वो रेवड़ियां बांटती हैं, चाहे वो हम्म। डीएमके की सरकार हो, चाहे वो केरल की सरकार हो, पी विजयन की, या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार हो। अब ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये तो कांग्रेस पार्टी भी करती है। कर्नाटक में फ्रीबीज बांटना, महिलाओं को सम्मान निधि देना, किसानों को 3,031 रुपए धान का रेट देना, उसी तरीके से दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली। क्या शीला दीक्षित के समय 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिलती थी? उस समय भी मिलती थी। 400 यूनिट पे बिल हाफ होता था, और ये भी था कि उस समय 401 यूनिट पर 1 यूनिट पर बिल आपको मिलेगा, और 50% आपका बिल जो है 200 से 400 यूनिट काउंट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने उसकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से की। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये हम्म। सुविधाएं पहले भी दिल्ली वासियों को मिलती थी शीला दीक्षित हम्म। सरकार में। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्रीबी रेवड़ी कल्चर अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल जरूर ले जाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसी तरीके से अपनी स्कीम्स की मार्केटिंग करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। तो इस वजह से भी और दूसरी बात यह है कि अब तो एआईएमएम ने भी अपने 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए। आपको ज्ञात होगा कि दिल्ली ईस्ट राइट में जो 2 आम आदमी पार्टी के एमएलए, एक एमएलए थे और एक सभासद थे, जब वो जेल में डाले गए तो एक की बीवी और एक के परिवार से एक संबंधी, वो अब एआईएमएम के टिकट से जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एआईएमएम को सीमापुरी में, मुस्तफाबाद में, ओखला में कैंडिडेट उड़ाने के लिए कहा? क्या वो टीम बी का काम कर रही है? ये भी कुछ लोगों का कहना है। और जहां तक दिल्ली के समीकरण का सवाल है, दिल्ली, आउटर दिल्ली में 22 सीटें हैं। 22 सीटें आउटर दिल्ली में है। ईस्ट दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, कुछ क्षेत्रों में जो पूर्वांचली वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हालांकि पूर्वांचलियों को नहीं घुसपैठिया सर, कहकर दलित 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 और मुस्लिम की जो बात है, पूर्वांचलियों के लिए तो जो बात आप बता रहे हैं उसमें साथ जरा दलित मुस्लिम को भी जोड़िएगा। पूर्वांचलियों के लिए तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्या क्या कहा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। बिहार के लोगों को कैसे गाली दिया शहजाद पूनावाला ने, वो सबको याद होगा। मनोज तिवारी की पुरानी चीजें सब दिखी रहती हैं। इसके साथ दलित और मुस्लिम वोटों का आपने जिक्र किया। ये दलित दलित तो माना जा सकता है, लेकिन क्या मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होंगे? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम वोट का मैंने हाँ। आपको ये कहा कि जो मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से नाराज था, ईस्ट दिल्ली राइट 2020 में, जो आज से हाँ। 5 साल पहले कुछ हम्म। मुस्लिम मतदाता ये भी कहते हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ईस्ट दिल्ली राइट में हमारी मदद नहीं की, क्योंकि पुलिस और ओके। एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो अमित शाह अरविंद केजरीवाल पे कई जगह भारी पड़ जाते हैं। पर अरविंद हाँ। केजरीवाल ने कम से कम हमारी कॉलोनियों में जो पानी की सुविधा थी, 20 किलो लीटर पानी देना, 20,000 लीटर पानी देना हर महीने कम नहीं होता, पर पानी क्या आता है उस नल में? अगर पानी ना आता तो 20,000 लीटर पानी काहे का? हाँ। दिल्ली जल बोर्ड की जो वर्किंग है वो बड़ी जर्जर हालत में है। मतलब हाँ। जो अधिकृत पॉश एरियाज हैं, उसमें भी पानी के बिल जो है वो पर्याप्त तरीके से नहीं बनते हैं, हाँ। और बहुत सारी ओवर बिलिंग होती है, जिसके लिए लोग जो है नाराज हैं। और अनधिकृत कॉलोनियां या अनऑथराइज कॉलोनियां जिसको आप कहते हैं, उन कॉलोनियों में तो पानी और सीवेज की सुविधा अभी तक हुई नहीं है पिछले 11 साल में। हाँ। और सर सीएजी की एक वो। रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी टेबल करने के लिए कह रही है, जिस हाँ। सीएजी रिपोर्ट में इनके मोहल्ला क्लिनिक्स,
इनका एजुकेशन सिस्टम, इनके जो उन्होंने हॉस्पिटल 3 कहे हमने बनाए, कितने आपने फैसिलिटीज इंक्रीज की, कितने ऑक्सीजन आपने प्लांट लगाए या कितने बेड्स आपने बढ़ाए, तो उस पर एक सीएजी का ऑडिट है, 14 रिपोर्ट्स हैं, जिसको बीजेपी चाह रही है कि किसी तरीके से दिल्ली इलेक्शन से पहले उसको टेबल किया जा सके। पर उस पर भी हाई कोर्ट में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, तो वहां से उनको कोई फेवरेबल ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। तो बीजेपी ये बात है बीजेपी जी। बीजेपी सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कराना चाहती है और अडानी जैसे बड़े मामले, वैश्विक मामले जो विश्व स्तर पे जो है वो बदनामी करवा रहे हैं, उनके लिए एक जेपीसी नहीं बना पाती है। खैर, एक चीज बताएं सर, अभी आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, अमित शाह साहब आज भी, अभी अमित शाह साहब जो है वो तीसरा घोषणा पत्र का जो संकल्प पत्र का जो तीसरा भाग था वो भी उन्होंने लॉन्च किया। तो घोषणा पत्र की लॉन्चिंग अमित शाह करते हैं, सारी बातें अमित शाह बताते हैं, और फिर एकदम से भाई मोदी जी ने एक टेम्पो पकड़वाया, शुरू कराया उस मामले को, और फिर मोदी जी गायब हो गए। अमित शाह साहब घोषणा पत्र लॉन्च करवा रहे हैं और चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भाजपा की, वर्तमान भाजपा के जो दो प्रमुख लोग हैं, जिसमें चूंकि कहा जाता है कि अमित शाह साहब से योगी आदित्यनाथ की सीधी नहीं बनती है, तो ऐसे में योगी के लिए एक साजिश का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि भाई आप दिल्ली चुनाव में आपका माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है, इस वजह से मोदी जी किनारे हो गए, अमित शाह भी धीरे से किनारे हो रहेंगे, योगी को आगे कर देंगे, दिल्ली चुनाव हारेंगे, योगी के सिर पे ठीकरा फोड़ेंगे। यूपी में आप उनको फंसा नहीं पाए, दिल्ली में फंसाने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए अगर आप विधानसभा का इलेक्शन देखें, 2025 में इलेक्शन हो रहा है, 2020 देखें, उससे पहले 2015 देखें, तो दिल्ली के इलेक्शन में लगातार कांग्रेस का वोट बैंक घटा है और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। प्रोपोर्शनली अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट काटा है। सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने कांग्रेस को दिया है, 4% वोट पे रह गए थे कांग्रेस। इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस कम से कम 10% से 12% या 15% वोट लाने में की क्षमता रखती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी इंतजार में है कि जहां आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो 4% पे कांग्रेस थी, अगर वो 15% पे आ जाती है तो 11% सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। 50 पे थे, अगर वो 38-39 पे आ गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का रेगुलर जो वोट परसेंटेज है वो 33 से 39% रहा है, मिनिमम 33 रहा है, मैक्सिमम 39 रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि अगर हम 33 to 39% भी अगर अपना वोट बैंक खींच लेंगे, 38-29%, और भारतीय जनता और आम आदमी पार्टी का 11% वोट जो है वो 4% मिला के अगर 15% कांग्रेस पार्टी में चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी थी लास्ट इलेक्शन में भी। तो जो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाकर बेइज्जत करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि योगी आदित्यनाथ आए, पोलराइजेशन हुई और मुस्लिम मतदाता जो हैं वो फिर से आम आदमी पार्टी पे वापस चले गए और इस वजह से आम आदमी पार्टी को फायदा हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। होगा ये इसके विपरीत कि आम आदमी पार्टी का वोट तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि जो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज है वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अभी मुझे सुनने में आया कल से शायद प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में उतरेंगी, और राहुल गांधी की जहां तक आपने बात की, राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं उतर पा रहे हैं। नहीं तो आपने देखा उससे 3-4 दिन पहले वो खुद ही निकले थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे। तो अगर वो बीमार हैं तो नहीं निकल पा रहे हैं, हो सकता है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाए, ऐसी भी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके। तो अब बात ये आ जाती है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरती हैं और 15% वोट कांग्रेस हासिल कर लेती है, तो आम आदमी पार्टी का मुश्किल हो जाएगा तीसरी बार दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन में सरकार बनाना। तो ऐसे में जीत का सेहरा अमित शाह के सिर पे ना बंद कर योगी आदित्यनाथ के सिर पे जाएगा कि देखिए आपके 9 विधानसभाओं के जो इलेक्शन हुए बाईपोल में, उसमें जब परखल में मोहन भागवत जी आए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलाया और वो जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, चाहे जो भी था, साम दाम दंड भेद, मुस्लिम वोटों को वोट नहीं किया, कुंदरकी में क्या हुआ हम सबने देखा, पर कम से कम वो अपनी सीटें निकाल के तो ले गए। आज मिल्कीपुर के लिए भी योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि देखिए मिल्कीपुर में हम अपनी सीट 100% हासिल करेंगे। तो एक ये नाक की लड़ाई बन गई है और आरएसएस के मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हैं। और मान लीजिए अगर ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म में योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए हैं, और अगर इस दौरान अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो योगी आदित्यनाथ की दावेदारी सेंटर पे और मजबूत हो जाएगी।
तो मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे को पता है, उनको पता है कि इस बार कांग्रेस को वोट अच्छा मिलने वाला है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर बांधने की पूरी तैयारी आरएसएस द्वारा कर दी जा चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रसार में नजर नहीं आ रहे। हम्म। जी। तो योगी योगी आदित्यनाथ के लिए अगर प्लेटफॉर्म इतना बड़ा तैयार किया जाएगा तो उससे अमित शाह साहब उसको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, जबकि घोषणा पत्र संकल्प पत्र बार बार अमित शाह के हाथों जारी कराया जा रहा है। तो यही तो ऑप्टिक्स की राजनीति होती है कि आप देश का गृह मंत्री है, देश का गृह हम्म। मंत्री लैंड, पुलिस और प्रशासन पे पूरा कंट्रोल है, उसका एलजी पे पूरा हम्म। कंट्रोल है। तो आप उसको उसके राइट डिनाई नहीं कर सकते, तो आप संकल्प पत्र उनके थ्रू जारी करवाएं। अमित शाह की हम्म। रैलीज भी दिल्ली में होंगी, ऐसा तो नहीं कि अमित शाह पे चुनाव प्रसार नहीं करेंगे। अमित शाह हम्म। चाहेंगे कि ये जीत जो है मेरी जीत दिखाई दे। और उधर आपने देखा कि खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने फिर से डब्ल्यूएफआई का दफ्तर जो है अपने घर 21 अशोक रोड पे शुरू कर दिया है। जो हम्म। पैसे पहले बताया जा रहा था कि आश्रम में उन्होंने हरिनगर में नया ऑफिस बनाया है, वो हरिनगर का ऑफिस हम्म। बंद हो गया और नया ऑफिस जो है अब ऑफिस वापस वहीं 21 अशोक रोड पे चला गया। तो किसके संरक्षण में बृजभूषण शरण सिंह जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चला रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा था मेरा रेसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। और फिर कहते हैं कि ऑफिस इसलिए चल रहा है कि वहां उनकी लीज नहीं चल पाई, तो यहां हमने अपनी जगह दे दी है, जहां मैं तो उनके ऑफिस में जाता नहीं। ऐसा हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह वहां बैठे हों और उनके घर में ही उनका दफ्तर चल रहा हो, डब्ल्यूएफआई का, उनका कोई लेन देन ना हो। तो इस तरीके की तमाम चीजें जब आप देखते हैं, और आपने देखा पीलीभीत में जिस तरीके से 3 लड़कों को एक फेक इनकाउंटर में मारा गया और ये कहा गया कि इनके तार जो है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए हैं। और उधर से गौरव यादव जो डीजीपी है पंजाब के, उनका बयान आता है कि हमने अपनी पुलिस पार्टी भेजी सुबह 5 बजे, ठंड में, फॉग में, इतने कोहरे में, उन्होंने 3 लोगों को क्या नाम है, पहले चेस किया, उसके बाद उनको मार भी दिया। तो इस तरीके की जब चीजें होती है तो आप समझ लीजिए कि अमित शाह का वर्किंग स्टाइल जो है वो योगी आदित्यनाथ और आरएसएस का जो गठबंधन है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो हैं आरएसएस के नए पोस्टर बॉय हैं। आरएसएस अमित शाह को ट्रस्ट नहीं करती है और अमित शाह जो हैं वो नरेंद्र मोदी के वजह से गृह मंत्री हैं। कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे? वो हम्म। तो कॉन्ड्यूड हैं, कॉर्पोरेट जगत के क्रोनी कैपिटलिज्म के कॉन्ड्यूट हैं, इसीलिए उनका बेटा जो है वो आईसीसी का चीफ बना हुआ है। हम्म। तो बात ये आ जाती है कि अभी अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके पास पावर है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो जो चाहे करवा सकते हैं। तो इस वजह से अमित शाह अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं। तमाम स्टेटों में आप देखिए, मैं खाली दिल्ली की बात नहीं करता, आप झारखंड चले जाइए, हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, आप कर्नाटक में डीके शिव कुमार के साथ क्या हुआ। तो जो आदमी खुद एज ए तड़ीपार घोषित हुआ हो, जेल में रहा हो, और अब वो गृह मंत्री बनने के बाद अपने प्रतिद्वंदियों को जेल में डालता है, महाराष्ट्र की सरकार गिराता है, राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार गिराने की पूरी कवायद करता है, और दिल्ली में वो घोषणा पत्र जारी कर रहा है। और दिल्ली की जनता को आपने देखा उनके संबोधन में, दिल्ली के वासियों, जो आप अरविंद केजरीवाल आपको बोल रहा है वो झूठा आदमी है, जो हम कह रहे हैं वो सच है, और वो तमाम तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं। और उधर अरविंद केजरीवाल कल अपने भाषण में कहते हैं कि देखो जो इतना फ्री भी तुमको मिलता है, सोने की चेन मिलती है, मोटरसाइकिल मिलती है, बेडशीट्स मिलते हैं, या पैसा मिलता है, तो आप लीजिए, वो मना नहीं कर रहा है। तो क्या आप एक तरीके से आपने ऑक्शन हाउस खोल दिया वोटरों का दिल्ली में कि 5,000 रुपए, 10,000 रुपए का सामान देके आप वोट खरीद सकते हैं? तो इस तरीके का लोकतंत्र का हनन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नाक के नीचे जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की स्कीमें दे रही है, आपको पता है लाडकी बहना योजना में महाराष्ट्र में भी एक स्कीम निकाली गई जिसमें 4 महीने का पैसा तुरंत अकाउंट में डाल दिया गया। और जनवरी में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आती है तो जो लाडका भाई, लाडकी बहना, लाडका किसान की बात करता है, उसको बेचारे को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, उसको डिमोट कर दिया जाता है। तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपको कह रही है, जिस दिन आपने भारतीय जनता पार्टी का वोट का बटन दबा दिया तो आपकी बिजली गुल हो जाएगी। हम्म। तो ये दोनों अब अपनी तरफ से प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ को इसलिए दिल्ली लाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान चुकी है कि वो सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। और हम्म। ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में लाकर, क्योंकि जब से वो पार्लियामेंट से गए हैं
वो दिल्ली कब आए? पिछली बार भी कैंपेन करने नहीं आए, म्युनिसिपल इलेक्शन में भी उनका कोई योगदान नहीं था, और पिछली विधानसभा में तो मुझे लगता है एक आधी मीटिंग उन्होंने की हो तो मुझे तो ऐसी याद नहीं है। पर इस बार योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का जो कैंपेन है, उसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से उसको कवर किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह ये इलेक्शन होने वाला है, खासकर हाँ। दिल्ली विधानसभा का। जी। अब सर एक बहुत संक्षेप जवाब और ले लें। एक तरफ जहां कांग्रेस के साथ अब पप्पू यादव और सचिन पायलट ये सारे लोग अब उनकी कैंपेनिंग में दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत पहले से थे, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के फेवर में अखिलेश यादव खड़े हैं, ममता बनर्जी खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना जो करती है और जिस जो उनका अंदाज है वो कर ही रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के बीच में ये जो फूट है वो भी कुछ मैटर करेगी वहां पर? देखिए, जहां तक मैं आज किसी को सुबह ही बता रहा था, मैंने कहा ममता ने सपोर्ट के लिए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इंडिया एज इंडिया गठबंधन पार्टनर हमको उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। यही अभिषेक बनर्जी हाँ। ने कहा, यही ममता बनर्जी ने कहा, यही शायद संजय राउत ने भी कहा, और यही हाँ। शायद आपके उनके और घटक दल हैं उन्होंने भी यही कहा। पर बात यह आ जाती है कि क्या ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी केजरीवाल के कैंपेन में अभी तक दिल्ली आए हैं? क्या हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं कैंपेन करने आऊंगा अरविंद केजरीवाल के लिए? आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो इंडिया गठबंधन के सुनीता केजरीवाल को और हेमंत सोरेन की वाइफ को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी मंच पे मौजूद थे। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी। और अब मामला ये आ गया है कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में कितने इंडिया गठबंधन के लोगों को आपने दिल्ली में देखा है? ये तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पे प्रेशर डालने की कोशिश की। जब वो प्रेशर काम नहीं किया तो वो अपने चुनाव प्रचार में लग गए, चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए। और अब जिस तरीके से, अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं। अच्छा, आउटर दिल्ली है, आउटर दिल्ली में करीब 22-23 सीटें आती हैं। अब आउटर दिल्ली में जाट है। वो जाट कौन है? वो जाट हरियाणा का है। हरियाणा का इलेक्शन किसने जीता? भारतीय जनता पार्टी ने जीता। पर यहां का जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान आंदोलन को लेकर, जमीन के अधिग्रहण को लेकर, कॉम्पनसेशन के मामले को लेकर, आपने देखा जेवर में क्या हुआ, आपने देखा जितना भी आउटर दिल्ली का जो कॉम्पनसेशन होती है लैंड एक्विजिशन की, वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिलता है। तो जाट जो है वो नाराज है। तो ये 20-22 सीटें जो जाट प्रभुत्व या जाट डिसीजन मेकर है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। पर फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर हो सकता है जाट भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट दे दे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को लाया गया है। और एक बात और मैं लास्ट में कहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी के चलते अमित शाह और मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। सीएम फेस तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो आप ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि हिंदुत्ववादी सोच, आरएसएस का जो एजेंडा है वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ इसमें अब इलेक्शन के भारतीय जनता पार्टी के मैस्कट भी हैं और पोस्टर बॉय भी हैं। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। दिल्ली चुनाव अब निश्चित तौर पे जितना आगे बढ़ेगा उतना इंटरेस्टिंग मोड़ भी लेगा। उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, प्रधानमंत्री जी चुनाव कैंपेन से गायब हो गए, लेकिन दिल्ली में जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन वो प्रयागराज में जो है डुबकी लगा रहे होंगे ताकि पूरे दिन मीडिया उनको कवर करे। ये इवेंट बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए पहले ही सेट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत सर, दिल्ली चुनाव को लेकर के इतनी महत्वपूर्ण चीजें हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच।